जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 5 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 1 ग्लाइकोजेनेसिस, 2 ग्लाइकोजिनोलाइसिस, 3 ग्लाइकोलिसिस, 4 ग्लूकोनियोजिनेसिस, 5 क्रेब्स चक्र। अगर आपको भी लगने लगे कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है तो समझ जाओ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दूसरों के यहाँ मजदूरी करने से। गजब बेइज्जती है। उत्तर, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 अनुपात होता है। पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट सरल मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। इन्हें अवशोषित कर यकृत में भेजा जाता है। एक ग्लाइकोजिनेसिस, यदि भोजन में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक होगी तब यकृत की कोशिकाओं में ग्लूकोज को भविष्य के लिए सुरक्षित रूप में संग्रह करने के लिए इसे ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज के असंख्य अणु मिलकर बनाते हैं। इसके प्रथम चरण में यकृत कोशिका में ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन होता है तथा यह ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। इस कार्य में एक एटीपी खर्चा होता है तथा एंजाइम हेक्सोकाइनेज तथा मैग्नीशियम डबल प्लस की उपस्थिति आवश्यक होती है। जब हम फेल होते थे ना तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं। 2 अब ग्लूकोज 6 फास्फेट एंजाइम फास्फोग्लूकोम्यूटेज की मदद से ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट में परिवर्तित होता है। 3 ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट से कई अणु एंजाइम फास्फोराइलेज की मदद से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाते हैं या अकार्बनिक फास्फेट मुक्त हो जाता है। संपूर्ण क्रियाएं इस प्रकार होंगी। ग्लूकोज प्लस एटीपी एरो हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम डबल प्लस ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस एडीपी, ग्लूकोज 6 फास्फेट एरो फास्फोग्लूकोम्यूटेज, ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट, ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट फास्फोर एरो फास्फोराइलेज H3PO4 फास्फोराइलेज प्लस H3PO4 ग्लाइकोजन। दुनिया का कुछ भी चीज हो आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए त्याग दीजिए। 2 ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर घट जाता है तब ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर टूटने लगता है। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजिनोसिस की क्रियाएं विपरीत दिशा में संपन्न होती हैं। ग्लाइकोजन एरो फास्फोराइलेज H3PO4 ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट, ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट फास्फोग्लूकोम्यूटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अंत में एंजाइम यकृत फास्फेटेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट पुनः ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाता है। इस क्रिया में फास्फेट अणु मुक्त हो जाता है। इस तरह से रक्त में पुनः ग्लूकोज मुक्त किया जाता है और उसके स्तर को एक समान रखा जाता है। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना ये बहादुरी। कि भाई देखो तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। 3 ग्लूकोनियोजिनेसिस, जब ग्लूकोज अथवा ग्लाइकोजन का निर्माण कोशिकाओं में किसी गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत जैसे अमीनो अम्ल, कोलेस्ट्रॉल आदि से होता है तब इस क्रिया को ग्लूकोनियोजिनेसिस कहा जाता है। सामान्यतः यह क्रिया तब शुरू होती है जब शरीर कई दिनों से भूखा हो, क्योंकि ग्लाइकोजन को शरीर में एक निश्चित सीमा तक ही संग्रहित किया जाता है। अतः ग्लूकोज की प्राप्ति को अन्य साधन उपलब्ध न होने की दशा में प्रोटीन आदि स्रोतों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। 4 HMP तथा हेक्सोज मोनोफास्फेट पाथवे, इसे पेंटोफास्फेट पाथवे या वारबर्ग डिकेन्स लिपमैन पाथवे भी कहा जाता है। इस पाथवे में चरणबद्ध रासायनिक क्रियाएं होती हैं तथा ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण होता है या फास्फोग्लूकोनिक अम्ल में बदलता है। अंत में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया द्वारा 5 कार्बन वाले पेंटोज फास्फेट में रूपांतरित हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट एरो 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन प्लस NADPH, 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन प्लस H2O एरो 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड प्लस NADP एरो 3 केटो 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड, 3 केटो 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड एरो राइबुलोज 5 फास्फेट प्लस CO2, राइबुलोज 5 फास्फेट एरो आइसोमरेज राइबोज 5 फास्फेट। समस्या क्या है, जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा उसी उम्र में दिल लग जाता है। इस पाथवे में RNA तथा DNA में प्रयुक्त होने वाली शर्कराओं का निर्माण होता है। यहाँ यदि ग्लूकोज अणु पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होगा तब
36 एटीपी के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज को 2 चरणों में क्रमबद्ध रासायनिक क्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में खंडन किया जाता है। प्रथम चरण को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। इसमें एक ग्लूकोज अणु जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 2-3 कार्बन वाले अणु पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। इस कार्य में काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरे चरण में पायरुविक अम्ल का विघटन CO2 तथा H2O में होता है। यहाँ मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा इसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। यहाँ काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे ही वायवीय श्वसन कहा जाता है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही 5 ग्लाइकोलिसिस। इस परिपथ को एम्डेन-मेयर पाथवे भी कहते हैं। यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम तथा मैग्नीशियम डबल प्लस की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है। इस कार्य में एक एटीपी खर्च होती है, अतः इसे फास्फोरिलेशन क्रिया कहते हैं। 2 अब ग्लूकोज 6 फास्फेट का परिवर्तन फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में होता है। 3 पुनः फास्फोरिलेशन की क्रिया होती है तथा फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में बदल जाता है। इस कार्य में भी एक एटीपी खर्चा होती है। 4 अब यह 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट अणु में 2-3 कार्बन वाले असमान अणुओं में टूटता है। एक डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट तथा दूसरा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहलाता है। Hey, y'all, come look at this. पाँच यह दोनों पदार्थ ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज नामक एंजाइम की मदद से एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। 6 अब एक 3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एक का ऑक्सीकरण फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा एक 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, अर्थात एक अकार्बनिक फास्फेट इस क्रिया में 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से जुड़ जाता है। नए बने फास्फेट बंध में एटीपी के समान ही ऊर्जा निहित होती है, जो अगली प्रतिक्रिया में निकाली जाती है। इस क्रिया में एक जोड़ी हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं जो NAD+ द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा ये NADH+ आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। इनसे बाद में कुल 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। 7 एक 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल फास्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ 1 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। 8 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का परिवर्तन 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में होता है। यहाँ एंजाइम फास्फोग्लिसरो म्यूटेज प्रयुक्त होता है। 9 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल अब 2 फास्फोइनल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। एंजाइम एनोलेज यहाँ उपस्थित होता है। 10 फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल का रूपांतरण अब पायरुविक अम्ल में होता है। यहाँ एंजाइम पायरुविक काइनेज की उपस्थिति आवश्यक होती है। इस क्रिया में एक एटीपी उत्पन्न होती है। 6 क्रेब्स चक्र इसे साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाओं में श्वसन की क्रियाओं के दौरान पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जिसके परिणाम स्वरूप CO2+ तथा H2O बनते हैं। यहाँ काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। पायरुविक अम्ल पहले को एंजाइम A से मिलकर एसिटिल को एंजाइम A बनाते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन एवं डिकार्बोक्सिलेशन क्रिया के फलस्वरूप CO2 का एक अणु निकल जाता है तथा पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन में से 2 शेष रह जाते हैं। यहाँ पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्रियाओं में भाग लेता है। एक एसिटिल को एंजाइम A तथा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड युग्मित होते हैं और एक 6 कार्बन अणु वाला सिट्रिक एसिड बनाते हैं। को एंजाइम A मुक्त हो जाता है। यहाँ जल भी प्रयुक्त होता है तथा एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज क्रिया में भाग लेता है। 2 अब सिट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की मदद से
सिस एकोनिटिक एसिड में परिवर्तित होता है। इस समय तक H2O निकलता है तथा पुनः H2O नए विन्यास में व्यवस्थित होता है तो आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। 3 आइसोसिट्रिक अम्ल आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के 2 परमाणु खोकर ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ी भी NADH+ के रूप में प्राप्त होती है। अब ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 का एक अणु होकर 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। 4 अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल अब अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम तथा मैग्नीशियम डबल+ की उपस्थिति में कोएंजाइम A से जुड़कर सक्सिनल कोएंजाइम A बनाता है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ी की प्राप्ति NADH+2H+ आयन के रूप में होती है। इस क्रिया में CO2 मुक्त होने से 5 में से 4 कार्बन शेष रह जाते हैं। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। 5 सक्सिनल कोएंजाइम 1 सक्सिनल को ए सिंथेज एंजाइम तथा मैग्नीशियम डबल+ की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल बनाता है। कोएंजाइम में मुक्त हो जाता है। यहाँ पर एक ATP के समतुल्य GTP का निर्माण होता है। 6 सक्सिनिक अम्ल अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल में बदलता है तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होते हैं, परंतु ये NAD के बजाय FAD के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा इनको FADH2 के रूप में दर्शाया जाता है। 7 फ्यूमेरिक अम्ल का हाइड्रेशन अब मैलिक अम्ल के रूप में होता है। यहाँ H2O तथा फ्यूमरेज एंजाइम उपस्थित रहता है। 8 मैलिक अम्ल अब पुनः ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित रहता है। यहाँ पुनः हाइड्रोजन जोड़ी NADH+H+ आयन के रूप में प्राप्त होती है। पूरी प्रक्रिया में प्रारंभ में 2 कार्बन वाले अणु प्रवेश करता है जो चक्र के 2 जगह CO2 निकलने से पुनः विघटित हो जाता है। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी WhatsApp DP देखने तक को तरस जाएगी। क्रेब्स चक्र में 4 जोड़ी हाइड्रोजन प्राप्त होता है, 3 जोड़ी NADH+H+ आयन के रूप में तथा 1 जोड़ी FADH2 के रूप में। इनसे प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर श्रृंखला में प्रवाहित किए जाते हैं तथा अंत में ये इलेक्ट्रॉन 2 अणु ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं जिसे 4H2O या जल बनता है। इसके साथ ही कई ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। 9 ऑक्सीजन की उपस्थिति में सामान्यतः पायरुविक एसिड सीधे क्रेब्स चक्र के द्वारा विघटित होता है, परंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में लैक्टेट में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया अधिकतर पेशीय कोशिकाओं में होती है। यहाँ NADH का रूपांतरण NAD में हो जाता है।